हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम आप लोगों के लिए जेएसएससी जेई का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराने वाले हैं। पेपर वन का ऑलरेडी हम पार्ट वाइज कराए हैं, लेकिन अभी हम एक बार फिर से पेपर वन का 50 क्वेश्चन कराने वाले हैं पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आप जरूर ये वीडियो देखिए, आप लोग के लिए बहुत ही फायदा होगा। ये वीडियो जो है जेएसएससी जेई का जो भी तैयारी कर रहा है, चाहे वो सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो या फिर मैकेनिकल हो, तीनों लोग देख सकते हैं। जनरल इंजीनियरिंग का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। व्हाट डज हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन रिप्रेजेंट इन ए फ्लूइड फ्लो। जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है फ्लूइड फ्लो में। ठीक है, फ्लूइड फ्लो हो रहा है या तो पाइप के थ्रू होगा या फिर ओपन चैनल के थ्रू होगा। अगर पाइप के थ्रू फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो उसमें सबसे नीचे जो हम लोग उसका लेते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डेटम लाइन बोलते हैं। उसके ऊपर के लाइन को हम लोग प्रेशर बोलते हैं, प्रेशर हेड बोलते हैं, और सबसे ऊपर वाले जो है उसको वेलोसिटी हेड बोलते हैं। ठीक है, तो डेटम और प्रेशर हेड दोनों हेड को मिला के जो बनता है उसको हम हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन बोलते हैं, और तीनों को जो मिला के हेड बनता है उसको हम लोग बोलते हैं टोटल एनर्जी लाइन। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन को हम लोग पीजोमेट्रिक हेड भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है पीजोमेट्रिक हेड अवेलेबल टू अ फ्लूइड फ्लो ड्यूरिंग द फ्लो। तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन को हम पीजोमेट्रिक हेड भी बोलते हैं, पीजोमेट्रिक हेड भी बोलते हैं। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, बी में क्या दिया हुआ है, प्रेशर हेड अवेलेबल टू अ फ्लूइड ड्यूरिंग द फ्लो। तो प्रेशर हेड को हम लोग नहीं बोलेंगे, सिर्फ वेलोसिटी हेड अवेलेबल टू अ फ्लूइड फ्लो ड्यूरिंग द फ्लो इसको भी नहीं बोलेंगे, और टोटल हेड को हम लोग टोटल एनर्जी लाइन बोलते हैं। ठीक है, चाहे टोटल ग्रेडियंट लाइन बोल देंगे, टीई टोटल एनर्जी लाइन बोलेंगे हम। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, पीजोमेट्रिक हेड अवेलेबल टू अ फ्लूइड फ्लो। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पाइप में फ्लूइड फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से जो यहाँ तक का पॉइंट है, हर पॉइंट पे जो यहाँ से यहाँ तक के लाइन को जो बनाया गया है ये हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन को शो किया गया है। ये क्या है, पी बाई रोजी है। यहाँ पे हम अगर डेटम मानते हैं, ये वाला जो है वेलोसिटी हेड है वी स्क्वायर बाई 2g। ये पूरा जो है यहाँ से लेके यहाँ तक ये एनर्जी ग्रेडियंट लाइन है, लेकिन यहाँ से ले यहाँ तक जो है वो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन है। ठीक है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है इट इज द लाइन ज्वाइनिंग ऑल द लिक्विड लेवल्स इन अ पीजोमीटर। और ये क्या होता है आपका पी बाई गामा प्लस डेटम हेड का समेशन होता है। स्लोप ऑफ हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन इज कॉल्ड हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। उसी तरह टोटल एनर्जी लाइन क्या होता है, इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टोटल हेड एट ए वेरियस पॉइंट अलोंग पाइप। और इसके बाद इट इज द सम ऑफ प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड एंड डेटम हेड। इफ डेटम इज जीरो देन एनर्जी ग्रेडियंट लाइन इज टोटल एनर्जी लाइन। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया हुआ है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अगर सपोर्ट हिंज है तो नंबर ऑफ रिएक्शन कितना लगेगा। अगर हिंज सपोर्ट है तो नंबर ऑफ रिएक्शन जो लगेगा वो 2 लगेगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये फिक्स सपोर्ट है, फिक्स सपोर्ट पे 3 रिएक्शन लगता है, रोलर सपोर्ट पे 1 रिएक्शन लगता है, और आपका पिन सपोर्ट या फिर हिंज सपोर्ट हो तो उस पर 2 रिएक्शन लगेगा, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। इसमें सिर्फ एक वर्टिकल, इसमें वर्टिकल हॉरिजॉन्टल और एक मूवमेंट है। तो ये आपका सपोर्ट और कुछ सपोर्ट रिएक्शन हो गया। अब आते हैं हम कैंटिलीवर बीम किसको बोलते हैं। एक तरफ फिक्स सपोर्ट हो और दूसरा तरफ जो है वो फ्री एंड हो, उसको हम कैंटिलीवर बीम बोलेंगे। ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम हिंज और रोलर, हिंज और रोलर सिंपली सपोर्टेड बीम। फिक्स्ड बीम दोनों तरफ फिक्स होगा तो फिक्स्ड बीम बोलेंगे। सिंगल ओवरहैंग बीम किसको बोलेंगे। ठीक है, अगर एक तरफ ओवरहैंग हो रहा है तो उसको हम सिंगल ओवरहैंग बीम बोलेंगे। डबल ओवरहैंग, दोनों तरफ अगर ओवरहैंग हो रहा है तो डबल ओवरहैंग बीम बोलेंगे। प्रोप्ड कैंटिलीवर, कैंटिलीवर में ही अगर हम फ्री एंड पे सपोर्ट प्रोवाइड कर देंगे तो उसको हम प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम बोलेंगे। कंटिन्यूअस बीम में एक से अगर ज्यादा स्पैन होगा, एक से अगर अधिक स्पैन होगा तो उसको हम लोग कौन सा बीम बोलेंगे, कंटिन्यूअस बीम बोलेंगे। तो आई थिंक ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अप्लीकेबल इन केस ऑफ वाटर ट्यूब बॉयलर। ठीक है, तो देखिए बॉयलर जो होता है, बॉयलर से हम लोग क्या करते हैं, और बॉयलर में 2 टाइप का बॉयलर हो गया आपका, एक वाटर ट्यूब बॉयलर होता है और एक फायर ट्यूब बॉयलर होता है। ये दोनों बॉयलर के बारे में दे रहा है, एक वाटर ट्यूब बॉयलर के बारे में और एक फायर ट्यूब के बॉयलर के बारे में कंपैरिजन पूछा है। ठीक है, तो बॉयलर क्या होता है, बॉयलर एक क्लोज्ड वेसल है। जैसे कुकर क्या है, एक क्लोज्ड वेसल है, बॉयलर ही एक तरफ से।
इन विच वाटर इज कन्वर्टेड इनटू अ स्टीम, जो वाटर है वो स्टीम में कन्वर्ट किया जाता है इस बॉयलर के अंदर में बाय द एप्लीकेशन ऑफ स्टीम एंड इज प्रोवाइडेड बाय कम्बशन ऑफ फ्यूल, फ्यूल के कम्बशन से, जलने से जो है वाटर को स्टीम में कन्वर्ट किया जाता है, उसी को बॉयलर कहेंगे या फिर स्टीम जनरेटर भी कहते हैं। और एक कंडीशन क्या है, उस क्लोज्ड वेसल को हम कब बॉयलर बोलेंगे, अगर उसका वॉल्यूम जो है 22.75 लीटर से ज़्यादा होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बॉयलर। अगर प्रेशर जो है मस्ट बी ग्रेटर देन 3.5 kg पर cm स्क्वायर से ज़्यादा होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे बॉयलर। और उसमें अटैचमेंट होना चाहिए माउंटिंग्स एंड फिटिंग्स का फॉर सेफ्टी वाल्व के रूप में, तो इसको हम लोग बॉयलर बोलेंगे। दो टाइप का बॉयलर होता है, एक आपका वाटर ट्यूब बॉयलर और एक होता है आपका फायर ट्यूब बॉयलर। देखिए ट्यूब दोनों में रहता है, इस ट्यूब में अगर वाटर ट्यूब बॉयलर है तो ट्यूब के अंदर में पानी होगा, और ट्यूब के अंदर में पानी होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वाटर ट्यूब बॉयलर। ट्यूब के अंदर में अगर फायर होगा, मतलब आग होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे फायर ट्यूब बॉयलर। काम क्या है, स्टीम जनरेट करना है, काम क्या है, स्टीम को यहाँ पे जनरेट करना है। अब कैसे करना है, या तो आप चारों तरफ पे आग जला दीजिए और बीच में पानी रख दीजिए तो स्टीम जनरेट होगा, या फिर ट्यूब में आग लगा दीजिए और चारों तरफ पानी रख दीजिए, चारों तरफ जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे चारों तरफ पानी है और ट्यूब में क्या आग है, तो इसमें क्या हो रहा है, अगर स्टीम बाहर आ रहा है, इसमें भी स्टीम बाहर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ट्यूब में पानी है, चारों तरफ आग है। ठीक है, तो ये वाटर ट्यूब बॉयलर हो गया और ये फायर ट्यूब बॉयलर हो गया। ठीक है, बेसिक चीज क्या है, इन फायर ट्यूब बॉयलर हॉट फ्लू गैसेस पासेस थ्रू द ट्यूब्स एंड वाटर सराउंड्स देम। फायर ट्यूब में, जबकि वाटर ट्यूब में क्या होगा, वाटर पासेस थ्रू द ट्यूब्स एंड हॉट फ्लू गैसेस सराउंड्स देम। दीज आर ऑपरेटेड एट लो प्रेशर अप टू 20 बार, और इसमें क्या होगा, हाई प्रेशर होगा। द रेट ऑफ स्टीम जनरेशन एंड क्वालिटी ऑफ स्टीम आर वेरी लो, देयरफॉर नॉट सुटेबल फॉर पावर जनरेशन, ये फायर ट्यूब बॉयलर में। जबकि वाटर ट्यूब बॉयलर में क्या होगा, रेट ऑफ स्टीम जनरेशन जो होगा और क्वालिटी ऑफ स्टीम जो होगा वो बेटर होगा। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, जनरेशन ऑफ स्टीम इज मच क्विकर इन केस ऑफ वाटर ट्यूब बॉयलर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, वाटर ट्यूब बॉयलर में जो स्टीम है वो जल्दी क्या होगा, जनरेट होगा, जबकि फायर ट्यूब बॉयलर में नहीं, उतना जल्दी नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, और भी इसका दिया हुआ है, लोड फ्लक्चुएशन कैन नॉट बी हैंडल इन फायर ट्यूब बॉयलर, जबकि इसमें हो जाएगा इट रिक्वायर मोर फ्लोर एरिया फॉर ए गिवन आउटपुट, इट रिक्वायर लेस फ्लोर एरिया फॉर ए गिवन आउटपुट। These are bulky and difficult to transport. These are light in a weight, hence transportation is not problem. ओवरऑल इफिशियंसी जो इसमें है फायर ट्यूब बॉयलर में 75% है, जबकि इसमें कितना है, 90% है। ओवरऑल मान के चलिए कि वाटर ट्यूब बॉयलर जो है ये बढ़िया है एक तरह से। ठीक है, इफिशियंसी इसका ज़्यादा है। तो ये सारा इसका क्या हो गया, डिफरेंस हो गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देख सकते हैं यहाँ पे स्टीम कैसे जनरेट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, गैसेस है और ये वाटर है इसके अंदर में, तो इसको गर्म करके इससे क्या हो रहा है, स्टीम को क्या कर रहा है, बाहर निकाल रहा है, स्टीम जनरेट हो रहा है इसमें। ठीक है, पानी यहाँ से इनपुट ले रहा है, यहाँ से इनटेक हो रहा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। तो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग का जो एसआई यूनिट होता है वो यूनिट लेस होता है, क्योंकि ये रेशियो होता है। ये जो आपका कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग है, ये फ्रैक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय द करंट इन वन कॉइल दैट लिंक्स विद द अदर कॉइल इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग बिटवीन द टू कॉइल्स। ठीक है, मतलब हो क्या रहा है कि जो दो कॉइल को अगर हम एक दूसरे के साथ रखेंगे, मतलब दो कॉइल लिए, एक कॉइल ए है एक कॉइल बी है, दोनों से अगर हम करंट पास करते हैं तो एक फ्लक्स प्रोड्यूस करता है। तो ये जो होल फ्लक्स है वो दूसरा एक कॉइल से दूसरा कॉइल के बीच में लिंक नहीं होता, मतलब कितना पर फ्रैक्शन ऑफ लिंकेज है। ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। तो इसका जो यूनिट होता है यूनिट लेस होता है, क्योंकि एक टाइप का यह रेशियो है, फ्रैक्शन है। अगर k का वैल्यू 1 होता है, ठीक है, तो फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय वन कॉइल कंप्लीटली लिंक्स विद द अदर कॉइल एंड इज कॉल्ड मैग्नेटिकली टाइटली कपल्ड। और k का वैल्यू अगर 0 होता है तो फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय वन कॉइल डज नॉट लिंक विद द ऑल अदर कॉइल, thus the coils are said to be magnetically isolated। तो ये इसका k = 1 और
जीरो का मतलब हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे देख भी सकते हैं, एक कॉइल ये बी है, एक कॉइल यहाँ पे ए है, दो कॉइल है, दोनों जो है मैग्नेटिक के फील्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है, लिंक है। अगर हम उसमें से करंट फ्लो करते हैं कॉइल ए से, तो जो उसमें L1 का वैल्यू होगा N1 ∅1 डिवाइड बाई L1, यहाँ पे m का वैल्यू N2 ∅2 बाई I1 हो जाएगा। उसी तरह L2 का वैल्यू होगा, दोनों का अगर हम निकालते हैं तो m जो होगा रिलेशन जो आएगा, ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस का, वो √L1 L2 होगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज बेस्ड ऑन द टेस्ट परफॉर्म्ड अपॉन द कंक्रीट क्यूब आफ्टर हाउ मेनी डेज ऑफ मिक्सिंग। तो ये तो पता ही होगा कि 28 डेज मिक्सिंग के बाद हम लोग क्या करते हैं, कंक्रीट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करते हैं, ठीक है। तो इसका और 28 डेज आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए और आंसर आप अपने से करने की कोशिश करिए। द एनुअल रेंटल वैल्यू इज जनरली फिक्स्ड एज, एनुअल रेंटल वैल्यू जो है जनरली कितना होता है, इसका आंसर जल्दी से जल्दी बताइए। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 5 से 10% होगा, ठीक है। एनुअल रेंटल जो वैल्यू होता है वो 5 से 10% होता है, ठीक है। ये एस्टिमेशन का क्वेश्चन है। इसी तरह अगर हम बात करिए तो 5 से 10% होगा एनुअल रेंटल वैल्यू। अगर हम बात कर ले वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी अरेंजमेंट का, वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी अरेंजमेंट का, तो उसका कितना होता है, उसका परसेंटेज कितना होता है, 8% होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन का, जो इलेक्ट्रिक का जो हम लोग पाइप वगैरह या फिर कुछ भी हम लोग उसमें ऐड करेंगे तो उसका कितना कॉस्ट होता है, 8% होता है। कंटीजेंसी एंड अनफोर्सिन आइटम्स के लिए, मतलब जो एक्सीडेंटल आइटम होता है, कंटीजेंसीज एंड अनफोर्सिन आइटम के लिए कितना होता है, अनफोर्सिन के लिए 3 से 5% होता है। वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट के लिए 1.5 से लेकर 2% तक होता है। वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट के लिए कितना होता है, 1.5 से लेकर 2% तक होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रेंज ऑफ वोल्टेज यूज्ड फॉर EHV लाइंस। EHV लाइंस के लिए रेंज ऑफ वोल्टेज कितना, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइंस के लिए जो रेंज ऑफ वोल्टेज का वैल्यू होता है वो 300 किलो वोल्ट से 750 किलो वोल्ट होता है, ठीक है। 300 किलो वोल्ट से 750 किलो वोल्ट होता है, ठीक है। देखिए लो वोल्टेज के लिए कितना होता है, 50 से 1000 वोल्ट। मीडियम वोल्टेज के लिए 1 किलो वोल्ट से 100 वोल्ट किलो वोल्ट। हाई वोल्टेज के लिए 100 किलो वोल्ट से 345 किलो वोल्ट EHV। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज के लिए 345 से 765, और अल्ट्रा हाई वोल्टेज के लिए ग्रेटर देन 765 किलो वोल्ट होता है, ठीक है। तो ये जो 765 है ये आपका किस में होगा, ये जो लैब होता है, लैब इंजीनियरिंग रिसर्च जो हम लोग यूज करते हैं रिसर्च में, उस तरह का लैब में आपका इस तरह का अल्ट्रा हाई वोल्टेज यूज होता है, लाइंस यूज होता है। यहाँ पे सबके बारे में एक्सप्लेनेशन भी लिखे हुए हैं कि जो लो वोल्टेज रेंज होता है वो 50 से 1000 वोल्टेज को इंक्लूड करता है, जैसा कि 120, 220, 230 एट आवर होम्स जो हम लोग के घरों में प्रोवाइड किया जाता है। देखिए लो वोल्टेज है इसका मतलब ये नहीं है कि इसको ये खतरनाक नहीं होता है, डेंजरस नहीं होता है। स्टिल द लो वोल्टेज आर डेंजरस एंड कैन लीड टू लेथल एक्सीडेंट्स। वन सेड टू टेक केयर ऑफ दिस व्हाइल हैंडलिंग सच वोल्टेज। तो ये चीज़ हमें आपको ध्यान रखना है। मीडियम वाले में क्या आ जाएगा आपका, इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो कि सेकेंडरी ट्रांसमिशन होता है, वो सब आपका मीडियम वोल्टेज में आ जाएगा। हाई वोल्टेज में कहाँ पे है, सेकेंडरी ट्रांसमिशन, सम कंट्री इन प्राइमरी ट्रांसमिशन, ठीक है। HV रेंजेस में हम लोग हाई वोल्टेज यूज करते हैं। एक्स्ट्रा हम लोग कहाँ, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज बहुत सारा कंट्रीज जो है पावर प्रोड्यूस करने के लिए जहाँ पे जरूरत होता है वहाँ पे एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज दिया जाता है। अल्ट्रा हाई वोल्टेज आपका लैब इंजीनियरिंग रिसर्च में हम लोग यूज करते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पार्ट ऑफ एन ओवरहेड लाइन बिटवीन द टू कंजिक्यूटिव सपोर्ट। दो कंजिक्यूटिव सपोर्ट के बीच के हम लोग लाइन को क्या बोलते हैं, दो कंजिक्यूटिव सपोर्ट के
बीच के लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, दो कंसेक्यूटिव सपोर्ट के बीच के लाइन को हम लोग स्पैन बोलते हैं, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस टू पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन इफ द वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग इफिशिएंसी इज हायर। अगर स्ट्रिंग इफिशिएंसी हायर होता है तो वहां पे पोटेंशियल जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो यूनिफॉर्म होगा, मोर यूनिफॉर्म। स्ट्रिंग इफिशिएंसी एक्चुअली अगर देखा जाए तो स्ट्रिंग इफिशिएंसी होता क्या है, स्ट्रिंग इफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है आपका कंडक्टर वोल्टेज, कंडक्टर वोल्टेज, कंडक्टर वोल्टेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिस्क इनटू वोल्टेज अक्रॉस द डिस्क, वोल्टेज अक्रॉस द डिस्क नियरेस्ट टू द कंडक्टर, नियरेस्ट टू द कंडक्टर, नियरेस्ट टू द कंडक्टर। तो ये हो जाएगा आपका स्ट्रिंग इफिशिएंसी, मतलब V डिवाइडेड बाई 3 इंटू V1 इंटू 100, ये फॉर्मूला हो जाएगा इसका। जो स्ट्रिंग इफिशिएंसी होता है ये एक इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन है, जो कि पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन जो स्ट्रिंग के अलॉन्ग में हो रहा है उसी को ये दिखाता है, ठीक है। जितना ही स्ट्रिंग का एफिशिएंसी ज़्यादा होगा इसका मतलब ये है कि उसमें जो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो यूनिफॉर्म होगा। जो 100 अगर बोल दे कोई कि आपको 100% स्ट्रिंग एफिशिएंसी है तो ये एक आइडियल केस ही हो सकता है, ठीक है, कि सभी डिस्क में जो पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है वोल्टेज अक्रॉस द ईच डिस्क विल बी एग्जैक्टली द सेम, ये शो करता है अगर 100% स्ट्रिंग एफिशिएंसी दिया हुआ है तो, ठीक है। तो वही सारा चीज हम यहाँ पे लिखे हुए हैं स्ट्रिंग एफिशिएंसीज के बारे में, ठीक है, आप इसको पढ़ सकते हैं। सब कुछ जो फार्मूला हम बताएंगे वोल्टेज अक्रॉस द स्क्रीन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिस्क इनटू वोल्टेज अक्रॉस द डिस्क नियरेस्ट टू द कंडक्टर, अगर 100% होगा तो उसका क्या मतलब है, सब कुछ वही चीज हम बताए हैं। देखिए यहाँ पे ड्यूटी का वैल्यू दिया हुआ है, ड्यूटी का वैल्यू दिया हुआ है 1725 हेक्टेयर पर क्यूबिक मीटर, ठीक है, और आपको दिया हुआ है डेल्टा का वैल्यू दिया हुआ है 0.627 मीटर दिया हुआ है। आपको क्या निकालना है, बेस पीरियड निकालना है। तो आपको फॉर्मूला पता है D इक्वल्स टू 8.64 इंटू बी डिवाइडेड बाई डेल्टा। तो यहाँ पे बेस पीरियड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, D इंटू डेल्टा डिवाइडेड बाई 8.64। तो D का वैल्यू कितना हो जाएगा 1725 इंटू 0.627 डिवाइडेड बाई 8.64। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 125.182, मतलब 125 दिन इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका बी इसका आंसर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूटी के बारे में बताया हुआ है कि ड्यूटी क्या होता है, ड्यूटी का यूनिट होता है हेक्टेयर पर क्यूबिक मीटर, मतलब एक क्यूबिक मीटर में कितना हेक्टेयर ऑफ लैंड थ्रू आउट द बेस पीरियड हम लोग इरिगेट कर पा रहे हैं उसी को हम ड्यूटी बोलते हैं, ठीक है। मतलब अगर ड्यूटी दिया हुआ है आपका कितना दिया हुआ है, अगर फॉर एग्जांपल अगर 3 क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर सप्लाई इज रिक्वायर्ड फॉर ए क्रॉप सोन इन द एरिया ऑफ 51 हेक्टेयर, तो इसका ड्यूटी कितना हो जाएगा 1700 हेक्टेयर पर क्यूबिक मीटर, 5100 डिवाइडेड बाई 3 कर देंगे, मतलब एक क्यूबिक मीटर में कितना हेक्टेयर ऑफ लैंड हम लोग इरिगेट करते हैं उसी को हम ड्यूटी बोलते हैं। डेल्टा टोटल डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड बाय द क्रॉप ड्यूरिंग द एंटायर पीरियड द क्रॉप इज इन द फील्ड एंड इज डिनोटेड बाय द सिंबल डेल्टा, तो उसको हम लोग डेल्टा बोलेंगे। बेस पीरियड क्या होता है, बेस पीरियड आपका एक टाइम होता है जबकि हम इरिगेशन जब स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट जब हम लोग ग्राउंड प्रिपरेशन करते हैं उस समय जब हम पानी प्रोवाइड करते हैं, और लास्ट जब हम लोग हार्वेस्टिंग करते हैं उसके पहले जब हम लोग प्रोवाइड करते हैं पानी, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस को हम लोग बेस पीरियड बोलते हैं, ठीक है। रिलेशन क्या होता है 8.64 बी बाई डी होता है रिलेशन, ठीक है, ये याद रखिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज अप्लीकेबल फॉर टोटल हीट सप्लाइड टू द सिस्टम। तो जैसे ही हम सिस्टम को टोटल हीट सप्लाई करते हैं तो इसमें जो कुछ पार्ट है हीट का तो वो तो खुद ये सिस्टम ले लेता है और कुछ पार्ट इसका वर्क में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टोटल हीट सप्लाइड इज यूज्ड पार्टली टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड पार्टली टू डू द सम एक्सटर्नल वर्क। क्यों ऐसा होता है, जैसे ही आप गैस चूल्हा पे तावा गर्म करते हैं, जब तावा के नीचे हीट देते हैं तो सबसे पहले तावा गर्म होता है, बाद में वो रोटी सेकता है, बाद में उस पर रोटी बनता है, ठीक है। मतलब जो तावा है सबसे पहले वो खुद अपना एनर्जी क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया, इसके बाद उससे काम किया, उसके बाद जो एनर्जी बचा उससे ये वर्क में प्रोड्यूस हुआ। तो वही सिस्टम है ये, थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ के अनुसार हो जाता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेसिस होता है, जो कि
बोलता है Q इक्वल्स टू U प्लस W होता है, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है। ठीक है, तो इसी पे बेस्ड है। यहाँ पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। हाइपोटेन्यूजल allowance per chain of 30 meter length if the ground rises by 4 meter in a one chain length is। ठीक है, तो इसका आपको 30 मीटर लेंथ है, मतलब जो टेप का लेंथ यूज हुआ है वो 30 मीटर का टेप है। ठीक है, तो 30 मीटर के चेन के लिए जो हाइपोटेन्यूअस अलाउंस होता है ए डैश होता है, वो होता है 75 डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर होता है, लिंक्स होता है। ठीक है, तो 7 एन कितना हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 मीटर इन वन चेन लेंथ, मतलब ये दिया हुआ है 4 मीटर इन 30 मीटर। वन चेन लेंथ मतलब 30 मीटर, तो 1 मीटर में कितना हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 4 मतलब 7.5 हो जाएगा। तो n का जो वैल्यू होगा 1 इन n अगर हम बोल रहे थे तो 1 इन 7.5 होगा, तो 75 डिवाइडेड बाई 7.5 का होल स्क्वायर और एक लिंक्स इक्वल्स टू 0.2 मीटर होता है। तो इसका अगर वैल्यू आप कैलकुलेट करिएगा तो 0.26 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। देखिए, हाइपोटेन्यूअस अलाउंस जो होता है उसका फॉर्मूला होता है 30 मीटर चेन के लिए, 30 मीटर चेन के लिए 75 बाई एन स्क्वायर होता है, तो 75 बाई 7.5 का होल स्क्वायर हो जाएगा इंटू एक लिंक बराबर 0.2 मीटर होता है। ठीक है, तो 0.2 मीटर होगा एक लिंक इक्वल्स टू, तो आप यहाँ पे इसका आंसर कितना हो जाएगा 0.26 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये 4 मीटर में इन वन चलन दिया हुआ, इससे हम 1 इन एन निकाल लिए। ठीक, अब यहाँ पे हम आपको कुछ फॉर्मूला बताने वाले हैं जो 20 मीटर चेन के लिए अगर हम बात करें। ठीक है, 20 मीटर चेन के लिए 20 मीटर चेन का अगर हम बात करें तो उसके लिए जो हाइपोटेन्यूअल अलाउंस होता है, हाइपोटेन्यूअल अलाउंस होता क्या है, देखिए अगर हम स्लोप पे लेंथ मेजरमेंट कर रहे हैं, स्लोप पे अगर हम लेंथ मेजरमेंट कर रहे हैं तो कुछ एक्स्ट्रा लेंथ आ जाता है, मतलब इतना मेजर करना था और हो गया इतना, मतलब ये जो लेंथ है ए डैश ये एक्स्ट्रा हो गया, तो इसी का वैल्यू हम निकाल रहे हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक हम मान लिए कि वो वन चेन लेंथ है, वन चेन लेंथ है, ये भी वन चेन लेंथ है क्योंकि इतना ही हमको मेजर करना था, इतना ही हमको मेजर करना था। ये थीटा है, ये इधर हो गया इतना। ठीक है, तो ए डैश का अगर 20 मीटर चेन अगर हम लोग यूज कर रहे हैं और उसका कंसिडर कर रहे हैं तो ए डैश का जो वैल्यू होता है, फार्मूला होता है, वो होता है 100 इंटू सेक थीटा माइनस 1 लिंक्स होता है। ठीक है, अगर ए डैश का वैल्यू ये भी होता है 50 थीटा स्क्वायर लिंक्स हो जाएगा, और थीटा जो होगा वो किस में होगा, रेडियन में होगा। ठीक है, या फिर 15 डिवाइडेड बाई 1000 थीटा स्क्वायर लिंक्स होता है, यहाँ पे जो थीटा होगा वो किस में होगा, डिग्री में होगा, या फिर 50 डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर लिंक्स होगा, यहाँ पे जो n होगा वो 1 इन n कंसिडर करते हैं, 1 इन n कंसिडर करते हैं, जैसे कि ऐसे होता है, ये n है, ये 1 है, ये स्लोप हो गया। ठीक है, तो ये और एक लिंक इक्वल्स टू आप याद रखिएगा 20 सेंटीमीटर होता है, मतलब 0.2 मीटर होता है। ये 20 मीटर चेन के लिए था, ये किसके लिए था, 20 मीटर चेन के लिए था, ये आप ध्यान रखिएगा, ये किसके लिए था, 20 मीटर चेन के लिए था। इसी तरह अगर हम बात करते हैं, उसी तरह अगर हम बात करते हैं 30 मीटर चेन के लिए। ठीक है, उसी तरह अगर हम बात करते हैं 30 मीटर चेन के लिए, 30 मीटर चेन के लिए कितना होता है, 30 मीटर चेन के लिए अगर हम बात करें तो जो हाइपोटेन्यूअस अलाउंस होता है वो 150 इंटू सेक थीटा माइनस 1 लिंक्स होता है, या फिर 75 थीटा स्क्वायर लिंक्स होता है, या फिर 75 डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर लिंक्स होता है। ठीक है, ये फार्मूला होता है आपका 30 मीटर चेन के लिए। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये भी चीज़ आप याद रखिएगा।
ये आपका 30 मीटर का चेन है, ठीक है, पूरा 30 मीटर का चेन है। ये ब्रास रिंग एट एवरी मीटर, 1 मीटर पे ये ब्रास रिंग्स प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। ये आपका टैली है, ठीक है, ब्रास रिंग्स हो गया। टैली 10 मीटर के लेंथ पे होता है, 15 मीटर के लेंथ पे भी ये पोर्शन में होता है, ठीक है, 5 मीटर के लेंथ पे भी होता है 20 मीटर के चेन के केसेस में, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग साइकिल पेट्रोल इंजन वर्क्स। तो पेट्रोल इंजन जो होता है वो किस साइकिल पे बेस्ड होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे कुछ साइकिल याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग साइकिल पेट्रोल इंजन वर्क्स, ठीक है। तो पेट्रोल इंजन जो होता है वो ऑटो साइकिल पे वर्क करता है, ठीक। आप एक चीज यहाँ पे याद रखिएगा, पावर जनरेटिंग डिवाइस जो कि पेट्रोल इंजन है, पेट्रोल इंजन जो है किस पे काम करता है, ऑटो साइकिल, साइकिल पे काम करता है, ठीक है। पेट्रोल इंजन ऑटो, ऑटो साइकिल, ठीक है। दूसरा नंबर डीजल इंजन, डीजल इंजन जो है, डीजल इंजन जो है वो डीजल साइकिल पे वर्क करता है, डीजल साइकिल पे वर्क करता है। इसके बाद अगर हम स्टीम टरबाइन का बात करें, स्टीम जो टरबाइन होता है, स्टीम टरबाइन जो है वो रैंकाइन साइकिल पे बेस्ड होता है, रैंकाइन साइकिल पे बेस्ड होता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं गैस टरबाइन का, तो गैस टरबाइन जो है वो आपका जूल साइकिल पे बेस्ड होता है, जूल साइकिल पे जो है आपका गैस टरबाइन बेस्ड होता है। और फिफ्थ नंबर में अगर हम बात करें हाइपोथेटिकल इंजन जो होता है, हाइपोथेटिकल जो इंजन होता है वो कार्नोट साइकिल पे बेस्ड होता है, कार्नोट साइकिल पे बेस्ड होता है, ये आप याद रखिएगा। पेट्रोल इंजन, ऑटो साइकिल, डीजल इंजन, डीजल साइकिल, स्टीम टरबाइन, रैंकाइन साइकिल, गैस टरबाइन, जूल साइकिल, हाइपोथेटिकल इंजन, कार्नोट साइकिल। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, पेट्रोल इंजन वर्क्स ऑन ऑटो साइकिल पे होता है। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि इंजन क्या होता है। इंजन या फिर हम उसको मोटर भी बोलते हैं, एक टाइप का मशीन है जो कि कुछ यूज करके, मतलब कोई एनर्जी यूज करके या फिर एनर्जी को जो है ये यूजफुल मैकेनिकल मोशन में कन्वर्ट करता है। एक इंजन, जैसे आपने गाड़ी वगैरह में देखा होगा, तो आप बोलते हैं ना कि इंजन वर्क कर रहा है, इंजन से गाड़ी मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो ये क्या, एक मशीन है जो कि डिजाइन किया गया है किसी और एनर्जी को, किसी भी एनर्जी को यूजफुल मैकेनिकल मोशन में कन्वर्ट करने के लिए। इंजन की वजह से ही क्या क्या चलता है, गाड़ी का जो रोड पे आप देख रहे हैं सब गाड़ी वगैरह चल रहा है वो सब इंजन की वजह से ही होता है, ठीक है। मतलब कुछ फ्यूल्स लेगा और एनर्जी को कन्वर्ट करेगा मैकेनिकल मोशन में, हो सकता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को भी लेके कर सकता है, क्योंकि आजकल इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स वगैरह भी आ गया है। तो वही चीज यहाँ पे लिखा भी हुआ है, आप देख सकते हैं, इंजन और ए मोटर इज ए मशीन डिजाइन टू कन्वर्ट एनर्जी इनटू यूजफुल मैकेनिकल मोशन। Heat engine, including IC engine and EC engine, burns a fuel to create heat, which then creates motion. Motors convert electrical energy into mechanical motion, ठीक है। तो इंजन के बारे में आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब देखिए हाउ इंजन वर्क्स, इंजन कैसे वर्क करता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इसी तरह का कुछ सिस्टम लगा रहता है, किसी भी गाड़ी हो गया या फिर मतलब कार वगैरह हो गया। उसमें सबसे पहले जो है इनटेक पोर्शन होता है जहां से कि फ्यूल अंदर की तरफ आता है। इसके बाद ये कंप्रेशन होता है, कंप्रेशन के बाद फ्यूल्स का क्या होता है, कंबसन होता है, जलता है, जलने के बाद ये मूव करेगा, मूव करने के बाद जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो ये एग्जॉस्ट हो जाएगा। मतलब इनटेक होता है, कंप्रेशन होता है, कंबसन होता है और एग्जॉस्ट हो जाता है, ठीक है। इनटेक हो गया, कंबसन हो गया, और फिर आपका कंप्रेशन हो गया, कंबसन हो गया, और फिर ये क्या करेगा, एग्जॉस्ट करेगा। इसी तरह से ये वर्क करता है और ये जो व्हील्स है वो मूव करता है, ठीक है। पेट्रोल इंजन क्या होता है, अब पेट्रोल नाम से ही पता चल रहा है पेट्रोल इंजन है, मतलब कहीं ना कहीं पेट्रोल जो है फ्यूल के रूप में यूज हो रहा है। इसको हम लोग गैसोलीन इंजन ही बोलते हैं। इज एन इंटरनल कंबसन इंजन विथ स्पार्क इग्निशन designed to run on a petrol at similar volatile fuel. It was invented in 1876 in Germany by German inventor Nicholas August
ऑटो इन मोस्ट पेट्रोल इंजन, देखिए जो पेट्रोल इंजन है उसको कौन सा साइंटिस्ट था, निकोलस अगस्त ऑटो, इसलिए यहाँ ये पेट्रोल इंजन जो है किस पे काम करता है, ऑटो साइकिल पे, ऑटो साइकिल नाम पड़ गया, ठीक है। द प्री मिक्सिंग was formerly done in a carburetor but now it is done by electronically controlled fuel injection except in a small engines where the cost or competition of electronics does not justify the added इंजन एफिशिएंसी। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं ये इनटेक पोर्शन है, यहाँ से जो फ्यूल है नीचे की तरफ आया, इसके बाद ये पूरा सिलेंडर हो गया, ये आपका पिस्टन रड हो गया, ये क्रैंक शाफ्ट हो गया, रोटेटिंग व्हील हो गया। जैसे ही ये सिलेंडर अंदर में यहाँ से फ्यूल आया, इनटेक हुआ, इसके बाद ये इसको कंप्रेस करेगा, कंप्रेस करने के बाद ये नीचे की तरफ मूव करेगा, कंप्रेस होगा, कंबसन होगा इसके बाद फ्यूल का, और ये जो पार्ट है व्हील का ये मूव करेगा, फिर से क्या होगा, जो गैस जो फ्यूल है वो एग्जिस्ट कर जाएगा, जो इसमें क्या है। तो इस तरह से जो है स्टॉक काम करता है। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं इनिशियल स्टेट ऑफ द प्रोसेस, और ये है आपका फाइनल स्टेट ऑफ द प्रोसेस, ठीक। तो ये आपका टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन साइकिल है। देखिए जो हम पेट्रोल साइकिल बोलते हैं इसको हम ऑटो साइकिल भी बोलते हैं। इसमें होता क्या है, सबसे पहले क्या हुआ, इनटेक स्ट्रोक हुआ, सबसे पहले इनटेक किया, ठीक है। इसके बाद इसमें हम क्या किए, हीट जो है ये कंप्रेस हुआ, इसके बाद दूसरा से लेके तीसरा नंबर में कंप्रेशन स्ट्रोक हुआ, इसके बाद क्या हुआ, कंबसन हुआ, और इसके बाद जो है पावर प्रोड्यूस हुआ, इसके बाद हीट एग्जॉस्ट हुआ। 4 प्रोसेस में हो रहा है, सिंपली कुछ नहीं है। 1 से लेके 2 में इनटेक किया, मतलब अंदर के तरफ गया, इनटेक हुआ, इसके बाद कंप्रेशन हुआ, 2 से लेके 3 में कंप्रेशन के बाद क्या हुआ, कंबसन हुआ फ्यूल का, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद पावर जो है वो व्हील घुमा, पावर स्ट्रोक, इसके बाद हीट जो है रिजेक्ट हो गया। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेस इन ऑटो साइकिल। पहला एडियाबेटिक कंप्रेशन हो गया, एयर एंड फ्यूल मिक्सचर इज कंप्रेस्ड आइसेंट्रोपिकली इनसाइड द सिलेंडर, इसके बाद वॉल्यूम जो है कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन हो गया, कंबेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द सिलेंडर ड्यू टू एक्सटर्नल सोर्सेस, और इसके बाद एडियाबेटिक एक्सपेंशन होगा, मतलब हाई प्रेशर जो है एंड हाई टेम्परेचर गैसेस एक्सपेंड इस आइसेंट्रोपिकली इनसाइड द सिलेंडर, और कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन हो जाएगा इसके बाद। तो इस तरह से पेट्रोल इंजन जो है वर्क्स करता है, इसी तरह से, जिसको कि हम ऑटो साइकिल में भी बोलते हैं, ऑटो साइकिल ही बोलते हैं। आइडियल ऑटो साइकिल क्या है, कुछ नहीं है, 1 से लेकर 2 तक कंप्रेशन हुआ है, 2 से लेकर 3 तक जो है कांस्टेंट वैल्यू कंबेशन हो रहा है, वॉल्यूम नहीं चेंज हो रहा है, 3 से लेकर 4 तक एक्सपेंशन हो रहा है, और 4 से जो लेके फिर तो 1 तक है वहाँ पे हीट जो है रिजेक्ट हो जा रहा है, मतलब एग्जॉस्ट हो जा रहा है। इसी तरह से क्या है, ये ऑटो साइकिल वर्क करता है। अब आते हैं हम लोग कार्नोट साइकिल पर, अगर हम बात करें आपको, अगर हम कार्नोट साइकिल का बात करें तो इसमें भी वही प्रोसेस होगा, आइसोमेट्रिक एक्सपेंशन, व्हेन हीटेड द गैस बिकम्स लार्जर ड्यू टू इंक्रीज वॉल्यूम। दूसरा नंबर में आइसोट्रोपिक एक्सपेंशन, इसके बाद आइसो कंप्रेशन होगा, इसके बाद क्या एग्जॉस्ट हो जाएगा। तो इस तरह से काम करता है साइकिल सब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, द रॉक्स फॉर्म्ड ड्यू टू द अल्टरेशन ऑफ ओरिजिनल स्ट्रक्चर अंडर हीट एंड एक्सेसिव प्रेशर आर कॉल्ड। तो हीट और प्रेशर, अगर एक्सेसिव प्रेशर देते हैं, हीट और एक्सेसिव प्रेशर देते हैं, ठीक है, तो उसमें होता क्या है, उसमें क्या होगा, मेटामॉर्फिक होगा। इसमें इसका आंसर क्या होगा, मेटामॉर्फिक रॉक्स होगा। इसमें जो रॉक्स फॉर्म होगा ड्यू टू अल्टरेशन ऑफ ओरिजिनल स्ट्रक्चर पे अगर हीट और प्रेशर, एक्सेसिव प्रेशर देंगे, टेम्परेचर और प्रेशर जो एक्सेसिव लगेगा, तो उससे जो रॉक्स बनेगा मेटामॉर्फिक रॉक्स होता है। देखिए 3 टाइप में रॉक्स को क्लासिफाई किया है, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। इग्नियस में आपका इंट्रोसिव और एक्सट्रोसिव, जमीन के अंदर इंट्रोसिव, जमीन के ऊपर एक्सट्रोसिव, इसमें आपका आ जाएगा बसाल्ट, एंट्रेसाइट, डेसाइट और रिहोटाइट। इंट्रोसिव में आ जाएगा गेब्रोडियोराइट और गेंडियोराइट हो जाएगा, ग्रेनाइट हो जाएगा। उसी तरह आपका सेडिमेंट्री में क्लास्टिक, केमिकल और बायोलॉजिक होता है। बायोलॉजिक में आपका कोल और चट हो जाएगा, केमिकल में लाइम स्टोन, डोलोस्टोन और इवापोराइट्स हो जाएगा, क्लास्टिक में आपका कॉन्ग्लोमेरेट, बेरेसिया हो जाएगा, सैंडस्टोन, सिल्टस्टोन, मडस्टोन सेल हो जाएगा। मेटामॉर्फिक में भी 2 टाइप का होता है, एक फोलिएटेड और एक नॉन फोलिएटेड होता है। स्लेट शिस्ट और जेनेसिस जो है फोलिएटेड हो जाएगा, क्वार्टेज मार्बल जो होगा वो नॉन फोलिएटेड रॉक्स होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इग्नियस रॉक्स का डिफिनेशन ये सब दिया हुआ है, इग्नियस रॉक्स का एग्जाम्पल। इग्नियस रॉक्स जो है वो मागमा जो होता है पृथ्वी के अंदर में, अर्थ के
सरफेस के नीचे में वो जब ठंडा होता है, magma बहुत ज़्यादा गर्म रहता है, जब ऊपर आके वो ठंडा होगा, सॉलिडिफाई होगा, जो मटेरियल में कन्वर्ट होगा, तो उस टाइप का रॉक को हम लोग इग्नियस रॉक्स बोलते हैं, ठीक है। इग्नियस रॉक्स का एग्जांपल एंडेसाइट, बासाल्ट, डियोराइट, गेब्रो, ग्रेनाइट, ऑब्सिडियन, पेग्मेटाइट, पेरियोडाइट, प्यूमाइस, रिहोटाइट, स्कोरिया और टफ, ये सब जो है इग्नियस रॉक्स का एग्जांपल है। सेडिमेंट्री रॉक्स का अगर बात करें तो चार्ट, कॉन्ग्लोमरेट, रॉक साल्ट, सेल, लाइमस्टोन और सैंडस्टोन जो है ये सेडिमेंट्री रॉक्स का एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे बनता है। देखिए सेडिमेंट्री, देखिए सबसे पहले तो इग्नियस रॉक समझ में आ गया, ठीक है। इसके बाद जो सेडिमेंट्री रॉक है ये प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स है, उसी पे अगर टेम्परेचर प्रेशर पड़ता है तो उसी से सेडिमेंट्री डिपोजिशन होता है, तो उसी सेडिमेंट्री रॉक्स का फॉर्मेशन होता है। इसमें आपका सेल आ जाएगा, सैंडस्टोन, कॉन्ग्लोमरेट और लाइमस्टोन आ जाएगा, ठीक है। देखिए इस तरह का जो स्ट्रक्चर है, ये इस तरह का जो रॉक है ये मेटामॉर्फिक रॉक में आता है, ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट। वाटर सीमेंट रेशियो अगर हम बढ़ाते हैं तो स्ट्रेंथ क्या होता है, डिक्रीज करता है। वाटर सीमेंट रेशियो अगर हम बढ़ाते हैं तो स्ट्रेंथ डिक्रीज करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। देखिए माइल्ड कंडीशन के लिए, मॉडरेट कंडीशन के लिए, सीवर कंडीशन के लिए, वेरी सीवर कंडीशन के लिए और एक्सट्रीम कंडीशन के लिए क्या दिया हुआ है, मिनिमम सीमेंट कंटेंट दिया हुआ है। माइल्ड के लिए 220 और एक्सट्रीम के लिए 280 मिनिमम सीमेंट कंटेंट। मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो 0.60 और एक्सट्रीम कंडीशन के लिए 0.40। मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट M15 M20। देखिए सीवर कंडीशन के लिए मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट M20, वेरी सीवर के लिए M20 और एक्सट्रीम के लिए M25 होता है, ये भी चीज़ आप ध्यान रखिएगा। प्लेन कंक्रीट में जबकि पूछता है आरसीसी में पूछता है, ये हमेशा पूछता है, ये वाला पोर्शन जो है हमेशा पूछता है कि एक्सट्रीम कंडीशन में मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट आरसीसी में कितना होता है, तो M40 होता है, ठीक है। वेरी सीवर में M35, सीवर में M30 और मॉडरेट में M25 और माइल्ड में M20 होता है। ये इंपॉर्टेंट है, वाटर सीमेंट रेशियो भी इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इन एनालिसिस ऑफ रेट कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट इज टेकन एज। तो जो कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट हम लोग लेते हैं उसमें 10% लेते हैं, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर रिइंफोर्स्ड बीम में जो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस होता है लेस देन द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, तो उस टाइप के बीम को हम अंडर रिइंफोर्स्ड बीम बोलेंगे, ठीक है। मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। ये तो इसका एक न्यूट्रल एक्सिस के हिसाब से होता है। एरिया ऑफ स्टील भी जो होता है, एरिया ऑफ स्टील जो होता है वो आपका कम होता है बैलेंस सेक्शन के लिए, ठीक है। तो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस पहला ही ऑप्शन सही गलत हो जा सही हो जा रहा है। द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इज लेस देन द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, ये अंडर रिइंफोर्स्ड बीम में आता है। अंडर रिइंफोर्स्ड बीम में अंडर रिइंफोर्स मतलब कम रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया हो गया है। इसमें जो स्टील है वो पहले फेल करेगा और बाद में कंक्रीट फेल करेगा। तो जब स्टील पहले फेल करेगा तो एक इंडिकेशन मिल जाएगा कि मेरा जो स्ट्रक्चर है वो फेल होने वाला है, ठीक है। हम लोग जनरली क्या करते हैं, ओवर रिइंफोर्स सेक्शन को अवॉइड करते हैं, इसलिए क्योंकि उसमें ज़्यादा रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर दिए हैं। उसमें क्या होगा, जो सेक्शन में होगा वो पहले कंक्रीट फेल जो करेगा, बाद में स्टील, तो कंक्रीट पहले की एक ही एकाएक नीचे गिर जाएगा तो बहुत ज़्यादा क्षति हो सकता है। तो इसलिए हम लोग हमेशा जो है अंडर रिइंफोर्स सेक्शन के लिए सोचते हैं और डिजाइन करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिखा हुआ है XU इक्वल टू XU मैक्स बैलेंस सेक्शन, XU लेस देन XU मैक्स अंडर रिइंफोर्स सेक्शन, XU ग्रेटर देन XU मैक्स जो है वो ओवर रिइंफोर्स सेक्शन होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये देखना है। अब आते हैं हम फेल्यूर ऑफ अंडर रिइंफोर्स सेक्शन में, कि पहले जो स्टील फेल करेगा बाद में कंक्रीट, वही चीज़ लिखा हुआ है। व्हाट इज द रिकमेंडेड मिक्स फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ लॉन्ग स्पेन ब्रिजेस, के लिए जो रिकमेंडेड मिक्स होता है ये सबसे ज़्यादा ग्रेड का कंक्रीट होता है M25 1:1:2 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ए आंसर हो जाएगा इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो नाम ही से आ रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ स्ट्रेस काउजेस फैटिग फेल्यूर इन एनी मेटल। तो फैटिग फेल्यूर जो होता है, रिपीटेड स्ट्रेस, फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस जब लगता है तो फैटिग फेल्यूर होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, what is the assumed maximum strain in a concrete for limit state of collapse in fracture। तो maximum strain in a concrete जो होगा वो कितना होगा, 0.0035 होता है। maximum strain in a concrete जो होगा वो 0.0035 होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा,
इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, इसका आंसर होगा ए, होगा ना। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, आप ए लगा लीजिए इसका आंसर। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, 0.002 प्लस 0 FY/0, ये भी होता है 0.002 प्लस 0.87 FY/ES, ये भी हो जाता है। ये ग्रेटर देन होना चाहिए स्टील वाले पोर्शन में, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ये एक रिलेशन भी आता है इससे, इससे भी आप, इसको भी आपको ध्यान रखना है। विच टाइप ऑफ वेल्डिंग इज यूज्ड इन शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री। शिप बिल्डिंग मतलब जहाज वगैरह का जहाँ पे बिल्डिंग बन रहा है, उस टाइप के में स्प्लाइसिंग और फैब्रिकेटिंग करने के लिए असेंबलीज में हम लोग कौन सा वेल्डिंग यूज करते हैं। ठीक है, शिप वेल्डिंग में, शिप वेल्डिंग में हम लोग कौन सा वेल्डिंग यूज करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग यूज करते हैं। ठीक है, शिप वेल्डिंग जो होता है पानी के अंदर यूज होता है। तो वेल्डिंग क्या है, वेल्डिंग दो से अधिक मेटल्स को एक साथ जोड़ते हैं, उसी को वेल्डिंग होता है। तो शिप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ शिप्स एंड अदर फ्लोटिंग वेजल्स, तो वही शिप बिल्डिंग्स में आ जाता है। ये एक्चुअली जो है नेवल इंजीनियरिंग के अंदर में हम लोग पढ़ते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे शिप जो है इस तरह से शिप का क्या होता है, बनता है। ठीक है, तो वेल्डिंग इज द फैब्रिकेशन प्रोसेस वेयर बाय टू और मोर पार्ट्स आर फ्यूज्ड टुगेदर बाय मींस ऑफ हीट एंड प्रेशर और बोथ फॉर्मिंग ए ज्वाइन एज द पार्ट्स कूल, तो उसको हम लोग वेल्डिंग बोलेंगे। दो मेटल को अगर हम जोड़ रहे हैं, ये आपका वेल्डिंग फेस हो गया, ये पेरेंट मेटल हो गया, जिस ये जो भी पेरेंट मेटल है, ये दोनों मेटल को जोड़ना है, ये वेल्डिंग जोन हो गया। ठीक है, ये फ्यूजियन फेसेस हो गया। तो ये इस टाइप का प्रोसेस होता है वेल्डिंग्स में। आप देख सकते हैं ये वेल्डिंग मशीन होता है। एक वायर जो है इलेक्ट्रोड होल्डर से कनेक्ट रहता है और दूसरा अर्थिंग से रहता है। ठीक है, दूसरा ताकि सर्किट कंप्लीट हो। ठीक है, ये आर्क यहाँ पे जनरेट होता है, ये इलेक्ट्रोड होल्डर है, ये वर्किंग केबल है और ये इलेक्ट्रोड केबल है। तो इस तरह से वेल्डिंग मशीन काम करता है। ठीक है, ये यहाँ पे देख सकते हैं, शिप बिल्डिंग, द पर्पस ऑफ आर्क बिल्डिंग इज टू फॉर्म ए बॉन्ड बिटवीन सेपरेट मेटल्स। In carbon arc welding, a carbon electrode is used to produce an electric arc between the electrode and the materials being bonded. ठीक है, तो इसमें कार्बन आर्क वेल्डिंग इस तरह से प्रोसेस होता है। सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग क्या होता है, ठीक है, तो सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग जो है, इसको हम ऐसे डब्ल्यू लिख सकते हैं, कॉमन आर्क वेल्डिंग प्रोसेस है, जिसमें कि आर्क का फॉर्मेशन होता है बिटवीन कंटिन्यूसली फेड इलेक्ट्रोड एंड द वर्क प्लेस, दोनों के बीच में जो है वो आर्क का फॉर्मेशन होगा इस तरह से। ठीक है, ब्लैंकेट ऑफ पाउडर्ड फ्लक्स जनरेट्स ए प्रोटेक्टिव गैस शील्ड एंड स्लैश विच प्रोटेक्ट्स द वेल्ड जोन। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ये शिप बिल्डिंग है। ठीक है, विच टाइप ऑफ काइनेमेटिक पेयर इज फॉर्म्ड इन बॉल बियरिंग। देखिए, बियरिंग के बारे में आप बचपन में भी देखे होंगे, बियरिंग जो हम लोग चलाते हैं, तो उसी टाइप का जो बॉल बियरिंग है वो क्या होता है, बॉल बियरिंग क्या होता है, आपको तो आंसर क्लियरली पता होगा। जो रोलिंग पेयर होता है, बियरिंग क्या होता है, आपका बॉल बियरिंग रोलिंग्स होता है, इसके बीच में इस तरह से बियरिंग होता है, इस तरह से होता है यहाँ पे। ठीक है, रोलिंग टाइप कराएगा तो उसको हम लोग रोलिंग पेयर बोलेंगे। इन क्लासिकल मैकेनिक्स ए काइनेमेटिक पेयर इज ए कनेक्शन बिटवीन टू फिजिकल ऑब्जेक्ट्स दैट इम्पोजेस कांस्टेंट इन देयर रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मूवमेंट। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। काइनेमेटिक पेयर क्या होता है, ठीक है, काइनेमेटिक पेयर क्या होता है, तो द ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स बाय विच टू मेंबर्स ऑफ ए मैकेनिज्म आर ज्वाइंट टुगेदर so that the relative motion being between these two is consistent and are known as a pairing elements, and the pair so formed is called kinematic pair। समझ में आ रहा है यहाँ पे, geometrical forms by which two members of a mechanism are joined together। ठीक है, दो जो मेंबर है वो किसी मैकेनिज्म के द्वारा ज्वाइन हो रहा है, सो दैट द रिलेटिव मोशन बिटवीन दिस टू इज कंसिस्टेंट एंड आर नोन एज पेयरिंग एलिमेंट। ठीक है, तो ये काइनेमेटिक पेयर है। ये आपका रोलिंग पेयर है, ये आपका बॉल है, ये बियरिंग्स है। तो इस तरह से हम लोग रोलिंग पेयर में प्रोवाइड करते हैं। देखिए, स्लाइडिंग पेयर में पिस्टन और सिलेंडर का मूवमेंट होता है, टेल स्टॉक ऑन द लेथ बेड। टर्निंग पेयर में शाफ्ट विथ कॉलर्स एट बोथ एंड्स फिटेड। रोलिंग पेयर में बॉल एंड रोलर बियरिंग। ठीक है, तो उतना ज़्यादा इसमें पूछेगा नहीं, आप फिर भी इसका आप चाहिएगा तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सप्रेशन फॉर मास डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस। अब ये भी कोई बताने वाला चीज है, मास डेंसिटी के बारे में पूछ रहा है। मास डेंसिटी, मास बाई वॉल्यूम, तो मास बाई वॉल्यूम किसमें दिया हुआ, बी में, तो इसका आंसर हो जाएगा सिंपली बी।
द मिनिमम शियर रिइंफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड इन ए बीम इफ, ठीक है। तो मिनिमम शियर रिइंफोर्समेंट का फॉर्मूला होता है ए एस भी डिवाइडेड बाई बी इंटू एस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0.4 डिवाइडेड बाई 0.87 एफ वाई। ये एक्चुअली IS 456 में दिया हुआ है। यहाँ पे एस बी जो है वो टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ स्टीरप्स लेग्स इफेक्टिव इन शियर, और एस बी जो है वो स्टीरप्स स्पेसिंग अलोंग द लेंथ ऑफ द मेंबर, बी जो है विड्थ ऑफ द बीम है, और एफ वाई जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ ऑफ द स्टीरप्स है। तो मिनिमम शियर रिइंफोर्समेंट हम लोग कब प्रोवाइड करते हैं? देखिए टाउ भी जो होता है वो जो हम अप्लाई करते हैं शियर स्ट्रेस, वो टाउ सी जो होता है जो स्ट्रेंथ होता है जो कि कोड बुक से आया है, पूरा आइडियल कंडीशन लेने के बाद ये कोड से आया है टाउ सी। तो अगर जो टाउ भी जो अप्लाई कर रहे हैं वो कम होगा टाउ सी से, मतलब जो नॉमिनल शियर स्ट्रेस जो है, जो नॉमिनल शियर स्ट्रेस है अगर लेस देन दे होगा डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट टाउसी से कम होगा, तो इस केसेस में ए आंसर हो जाएगा। नॉमिनल जो स्ट्रेस है जो हम अप्लाई कर रहे हैं वो कम है डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट से, तो मिनिमम शियर रिइंफोर्समेंट हम वहां पे प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ वोल्टेज इंड्यूस्ड इन द कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, द अमाउंट ऑफ वोल्टेज इंड्यूस्ड इन अ कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू। तो इसका फॉर्मूला देखिए, अमाउंट ऑफ वोल्टेज का फॉर्मूला होता है ईएमएफ का मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ का BLV साइन थीटा होता है। तो इस BLV को हम EM साइन थीटा भी लिख देते हैं, जहाँ पे जो B है वो क्या है, फ्लक्स डेंसिटी है, जिसका कि यूनिट एग्जाम में पूछता है वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। और एल जो है आपका एक्टिव लेंथ ऑफ कंडक्टर होगा, एक्टिव लेंथ ऑफ कंडक्टर होगा, और भी जो है आपका रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कंडक्टर, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कंडक्टर होगा विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक प्लेस, और थीटा जो होगा एंगल बिटवीन द प्लेन ऑफ रोटेशन एंड प्लेन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स मेजर्ड फ्रॉम द सिटीज एक्सिस ऑफ द प्लेन ऑफ दैट फ्लक्स। तो उसको हम लोग इसमें रखेंगे। तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। द स्पीड ऑफ फ्लक्स कटिंग एक्शन पे डिपेंड करता है, जो आपका मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF है वो ज़्यादातर आपका किस पे डिपेंड करेगा, स्पीड ऑफ द फ्लक्स कटिंग एक्शन पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस ऑफ वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल वेपर रेफ्रिजरेंट इज कन्वर्टेड टू, ठीक है। तो वेपर जो रेफ्रिजरेंट है वो कन्वर्टर, वेपर जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है। तो इसका आंसर सिंपली यहाँ पे बी हो जाएगा, जो वेपर है वो आपका कन्वर्ट हो रहा है, तो ये इसका सिंपली आंसर बी हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे देखते हैं, वाइंडिंग पिच फॉर ए मल्टीप्लेक्स वेव वाइंडिंग मशीन ऑफ ए DC मशीन इज गिवन बाय, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर y इक्वल्स टू 2c प्लस माइनस 2 इंटू m डिवाइडेड बाई p बाई 2 ये वाला होता है। तो ये ऑप्शन जो है बी में सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, इफ द d इज द डायमीटर ऑफ पेल्टन व्हील, ठीक है, and d is the diameter of jet, then the number of buckets on the periphery of a Pelton wheel is equals to, नंबर ऑफ बकेट्स निकालना है। एक्चुअली ये जो है पेल्टन व्हील टरबाइन का केस है। तो पेल्टन व्हील टरबाइन में जनरली होता क्या है, ये हो गया, यहाँ पे जो है ब्लेड लगा रहता है, यहाँ पे जो है ब्लेड लगा रहता है, यहाँ पे 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 लगा रहता है, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाला बाहरी पोर्शन है इसको हम लोग पिच सर्किल बोलते हैं। ये रोटेट जो हो रहा है, यहाँ पे यू का वैल्यू जो होगा पाई डी एन बाई 60 होगा, पाई डी एन बाई 60 होगा। अगर हम इसका आंसर बोले, द नंबर ऑफ बकेट्स ऑन द प्रिफेरी ऑफ ए पेल्टन व्हील इज इक्वल्स टू, नंबर ऑफ बकेट्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 0.5 m प्लस 15 होता है। तो 0.5 m d बाई डी प्लस 15 मतलब d बाई 2d प्लस 15। तो इसका आंसर जो हो जाएगा d बाई 2d इंटू 15, बी इसका आंसर हो जाएगा। तो बी इसका हम आंसर लिखेंगे। और भी इसमें बहुत सारा चीज़ है, ठीक है।
तो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंड विड्थ एंड CMR ऑफ एन आइडियल OP-MP विल बी ऑपरेशनल एम्पलीफायर। बैंड विड्थ जो होगा, बैंड विड्थ आइडियल केस में इन्फिनिटिव और प्रैक्टिकल केस में 10 से 100। ठीक है, तो आइडियल केस में बैंड विड्थ जो है वो आइडियल OP-MP का कितना होता है, इन्फिनिटिव होता है, ये होगा, नहीं तो ये होगा। ठीक है, और क्या पूछ रहा है, CMRR, CMRR जो होता है वो आइडियल के केसेस में इनफाइनाइट होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से जल्दी इसका आंसर दे दीजिए। डी इसका जो आंसर है हो जाएगा इनफाइनाइट एंड इनफाइनाइट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 31, द वैल्यू ऑफ ए लोड which has 95% probability of not being exceeded during the lifetime of the structure is known as characteristics load। इसमें क्या होता है कि सपोज दैट आप 100 किलो न्यूटन लोड के लिए किसी स्ट्रक्चर को डिजाइन करते हैं। ठीक है, 100 किलो न्यूटन के लिए अगर किसी स्ट्रक्चर को मान लीजिए डिजाइन करना है, तो उस स्ट्रक्चर का हम स्ट्रेंथ जो है वो लोग, जो स्ट्रेंथ है हमेशा हम लोग कम लेके चलेंगे, मतलब डिवाइड करेंगे, और लोड हम लोग हमेशा ज़्यादा लेके चलेंगे। ठीक है, लोड हमेशा ज़्यादा लेके चलेंगे, जो स्ट्रेंथ है वो कम लेके चलेंगे। ठीक है, तो ये 95% प्रोबेबिलिटी होना चाहिए कि 100 किलो न्यूटन से ज़्यादा का लोड अप्लाई नहीं हो। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। व्हाट इज द स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर इन एस यूनिट, SI यूनिट में स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर क्या होता है, 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। कौन दिया हुआ है, सी में दिया हुआ है। तो स्पेसिफिक वेट, वेट बाई वॉल्यूम होता है, तो वेट किलो न्यूटन डिवाइडेड बाई मीटर क्यूब, तो 9.81 किलो न्यूटन मीटर क्यूब हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, केमिकल इक्विवेलेंट इज द रेशियो ऑफ, जो केमिकल इक्विवेलेंट होता है वो किसके और किसके बीच का रेशियो होता है, वो होता है आपका एटॉमिक वेट टू द वैलेंसी का रेशियो होता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखिए फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, केमिकल इक्विवेलेंट। तो इलेक्ट्रोलिसिस मतलब क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे। देखिए, इलेक्ट्रोलिसिस इज द डिकम्पोजिशन ऑफ एन आयनिक कंपाउंड by passing electricity through the molten compound or aqueous solution of compound। ठीक है, तो उसको हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस बोलेंगे। इलेक्ट्रिसिटी इज यूज टू प्रोड्यूस केमिकल चेंजेस। ठीक है, तो इसके बाद इसी में आता है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, इसका हम बाद में बता देंगे। The energy stored by a capacitor is given by, तो हाफ CV स्क्वायर होता है एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, तो 0.5 CV स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0.5 CV स्क्वायर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी, इसका आंसर हो जाएगा 0.5 CV स्क्वायर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, कैपेसिटर क्या करता है, एक डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज को क्या करता है, स्टोर करके रखता है। और दो प्लेट के बीच में जब हम लोग कैपेसिटर यूज करते हैं तो ये फाइनाइट गैप से इसको सेपरेट कर देगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। कैपेसिटेंस जो होता है ये कैपेसिटर का ही एक प्रॉपर्टीज है। ठीक है, C इक्वल्स टू क्यू बाई डेल्टा वी, इसका जो यूनिट होता है फैराडे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ बीम इन विच वन एंड इज फिक्स्ड एंड अदर एंड इज फ्री। वन एंड फिक्स हो गया, अदर एंड फ्री हो गया, तो कैंटिलीवर के केस में होता है, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर। नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर जो होता है वो आपका नॉन पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव वाला में रेसिप्रोकेटिंग आ जाएगा। कंप्रेसर क्या होता है, देखिए कंप्रेसर एक डिवाइस है जो कि प्रेशर ऑफ सब्सटेंस, मतलब सब्सटेंस के प्रेशर को इंक्रीज कर देता है, वॉल्यूम इसका रिड्यूस करके। तो कंप्रेसर कहाँ कहाँ पे यूज कर होता है आपका, प्रेशर इनसाइड ए गैस स्टोरेज कंटेनर में, सच अ कंप्रेशन ऑफ गैसेस इन पेट्रोलियम रिफाइनरीज, केमिकल प्लांट, स्टोरेज ऑफ गैस इन हाई प्रेशर सिलेंडर, केबिन प्रेशराइजेशन इन एयरप्लेन। तो ये सारा जो है आपका कंप्रेसर में आ जाएगा। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर जो होता है वो काइनेटिक एनर्जी imparts kinetic energy into the air stream by increasing the velocity of the air using a rotating element and other converts the electrical energy into potential energy in the form of pressure। अब देखिए
सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर जो होता है बाय ट्रांसफॉर्मिंग द काइनेटिक एनर्जी एंड वेलोसिटी इनटू अ प्रेशर एनर्जी इन डिफ्यूजर, तो इससे होता है आपका, ठीक है। देख सकते हैं आप यहाँ पे कंप्रेसर का कैसे क्या वर्क रहता है, कंप्रेसर का क्या वर्क रहता है। मिनिमम क्रशिंग स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड फॉर ए ब्रिक एज पर IS 1077/1957, तो मिनिमम जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है वो 3.5 न्यूटन पर एम स्क्वायर है, 3.5 न्यूटन पर एम स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 3.5 न्यूटन पर एम स्क्वायर हो ही जाएगा ब्रिक्स का सबका। देखिए ये कोडबुक में दिया हुआ है, ब्रिक्स के कोडबुक में दिया हुआ है इस तरह से, 3.5 के लिए 3.5, 5 के लिए 5, 7.5 के लिए 7.5, 10 के लिए 10, 12.5 के लिए 12.5, 15 के लिए 15, 17.5, सबके लिए एवरेज जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगा वो सेम ही रहेगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द टारगेट ऑफ सेकेंड 20-year रोड प्लान इज प्रोवाइडेड अ टोटल लेंथ ऑफ, तो सेकेंड 20-year प्लान के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट 20-year रोड प्लान देखेंगे। तो फर्स्ट 20 ईयर में 16 किलोमीटर ऑफ रोड 100 मीटर स्क्वायर एरिया, 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में आपको लगाना है, ठीक है। तो फर्स्ट 20-year रोड प्लान जो है उसको हम नागपुर रोड प्लान भी बोलते हैं, 1943 से 1963 तक गया था, ठीक है। This plan was major attempt in planning for road development in a scientific manner. रोड डेवलपमेंट के लिए ये 20-year रोड प्लान आया था। द टोटल रोड लेंथ ऑफ 5,32,700 किलोमीटर विद डेंसिटी ऑफ 16 किलोमीटर ऑफ रोड लेंथ पर 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया वुड बी अवेलेबल बाई 1963। ऑल द रोड्स आर क्लासिफाइड, जो आपका इसी 20-year रोड प्लान में जो सभी रोड्स है आपका नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, विलेज रोड, ये सब में क्या हुआ है, कैटेगराइज्ड हुआ है, ठीक है। सेकेंड 20-year प्लान जो कि बॉम्बे रोड प्लान है, इसमें क्या था, टारगेट कितना था, 32 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया। देखिए तो 32 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया, तो इसमें क्या हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। डी इसका आंसर आएगा, फर्स्ट 20-year प्लान है। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 हम यहाँ पे देखते हैं। ए पंपिंग सेट विथ ए मोटर हैज इंस्टॉल्ड इन ए बिल्डिंग एट ए कॉस्ट ऑफ 4500, assuming the life of a pump as a 15 years, what is the amount of annual installment of sinking fund required to be deposited to accumulate the whole amount of 4% compound, ठीक है। तो यहाँ पे सिंकिंग फंड का बात हो रहा है, ठीक है। तो सिंकिंग फंड क्या होता है, एनी अकाउंट दैट इज एस्टेब्लिश्ड बाय एक्युमुलेटिंग फंड्स टू मीट फ्यूचर ऑब्लिगेशन और डेब्ट्स इज कॉल्ड सिंकिंग फंड, ठीक है। सिंकिंग फंड उसी को हम लोग बोलते हैं, इसका फॉर्मूला होता है I डिवाइडेड बाई 1 + I की पावर n-1, ठीक है। तो इस फार्मूला से इस वो भी निकाल सकते हैं। I का वैल्यू दिया हुआ है 4% दिया हुआ है, n का वैल्यू 15 ईयर्स दिया हुआ है, ये भी वैल्यू दिया हुआ है, तो इससे आप निकाल सकते हैं, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ बॉयलर वाटर पासेस थ्रू द ट्यूब, वाटर पासेस थ्रू द ट्यूब मतलब वाटर ट्यूब बॉयलर, वाटर पासेस थ्रू द ट्यूब मतलब वाटर ट्यूब बॉयलर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा, वाटर ट्यूब बॉयलर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में को जनरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड, तो को जनरेशन जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं कंबाइंड हीट एंड पावर, ठीक है। को जनरेशन जैसे कि टरबाइन से जब हम लोग पावर प्लांट में कोयला से जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, तो जो भी उसमें एनर्जी का लॉस होता है उसी को हम लोग पावर में कन्वर्ट कर देते हैं। देखिए द कन्वेंशनल मेथड ऑफ पावर जनरेशन ओनली 35% ऑफ एनर्जी कन्वर्टेड इनटू द पावर एंड रिमेनिंग 65% ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट। द मेजर सोर्स ऑफ लॉस इज हीट rejected to the atmosphere through condenser and cooling tower. By utilizing this waste heat energy, if a power plant is combined with the heating process of same power plant or another power plant, we can improve the overall efficiency of the system, ठीक है। तो ये आपका जो को जनरेशन है इसी साइड बेसिस पे काम करता है।
आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इन एन टाइप सेमीकंडक्टर द नंबर ऑफ होल्स। तो सेमीकंडक्टर सबसे पहले हम देखेंगे क्या होता है। तो देखिए सेमीकंडक्टर जो होता है वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में ही होता है, ठीक है। कंडक्टर ऑफ द मेटल विच हैव कंडक्टिविटी बिटवीन कंडक्टर एंड नॉन कंडक्टर और इंसुलेटर, ठीक है। सेमीकंडक्टर कैन बी कंपाउंड सच एज गैलियम आर्सेनाइड और प्योर सब एलिमेंट्स सच एज जर्मेनियम और सिलिकॉन। फिजिक्स एक्सप्लेन्स द थ्योरी प्रॉपर्टीज एंड मैथमेटिकल अप्रोच गवर्निंग द सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर का जो एग्जांपल हो जाएगा आपका हो जाएगा गैलियम आर्सेनाइड, जर्मेनियम, सिलिकॉन आर द सम ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड सेमीकंडक्टर। सिलिकॉन इज यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट फैब्रिकेशन एंड गैलियम आर्सेनाइड इज यूज्ड इन सोलर सेल्स और लेजर बॉडीज। तो ये भी चीज आप ध्यान रखिएगा। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन का अगर हम देख लें यहाँ पे, देखिए एन टाइप के सेमीकंडक्टर में जो नंबर ऑफ होल्स होता है वो जाता होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। सॉरी, एन टाइप का जो सेमीकंडक्टर होगा वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, ये गलती यहाँ पे लिखा गया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा नंबर ऑफ होल से। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा नंबर ऑफ होल से, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इन टेन टाइप्स में नंबर ऑफ होल्स जो है, नंबर ऑफ होल्स जो है आर ग्रेटर देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग साइकिल इज यूज्ड इन स्टीम पावर प्लांट। अभी हम बताएं कि जो स्टीम पावर प्लांट में हम लोग कौन सा साइकिल यूज करते हैं, रैंकाइन साइकिल जो हम लोग स्टीम पावर प्लांट में यूज करते हैं, ठीक है, रैंकाइन साइकिल। जूल साइकिल किस में यूज करते हैं? अभी हम आपको बताएं कि पावर जनरेटिंग डिवाइस में हम लोग जूल साइकिल जो है वो किस में यूज करते हैं। जल्दी से जल्दी इसका आंसर अपने मन में सोच लीजिए। जो हम लोग जूल साइकिल में हम लोग कहाँ पे यूज, तो गैस टरबाइन में जूल साइकिल, ठीक है। हाइपोथेटिकल इंजन्स में कार्नोट साइकिल, और ड्यूल साइकिल किस में करते हैं? डीजल साइकिल, और ठीक है, तो इसमें ये हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट, देखिए पेट्रोल इंजन ऑटो साइकिल, डीजल इंजन डीजल साइकिल, स्टीम टरबाइन रैंकाइन साइकिल, और गैस टरबाइन जूल साइकिल, हाइपोथेटिकल कार्नोट साइकिल। ये चीज आपको ध्यान रखना। आईएसएमबी इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम बीम, इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम बीम, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम बीम, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। देखिए रोल्ड स्टील जो सेक्शन होता है वो इंडियन रोलिंग मिल्स में मैन्युफैक्चर्ड होता है। उसमें क्या होगा कि इसी टाइप का क्रॉस सेक्शन रहेगा, आप उसको पूरा कंप्रेस कर करके इसको हम लोग आई सेक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इस तरह से रोल्ड स्टील सेक्शन में स्टील प्लांट में जनरली रोल ये सब निकलता है, ठीक है। अब आपका रोल्ड स्टील आई सेक्शन और बीम सेक्शन होता है, रोल्ड स्टील चैनल सेक्शन होता है, टी सेक्शन होता है और एंगल सेक्शन होता है, ठीक है। रोल्ड स्टील हॉलो सेक्शन होता है जिसमें कि रेक्टेंगुलर हॉलो सेक्शन, स्क्वायर हॉलो सेक्शन, सर्कुलर हॉलो सेक्शन, उसी तरह स्टील बार, राउंडेड बार, स्क्वायर बार, उसी तरह स्टील फ्लैट्स होता है, स्टील प्लेट्स होता है, स्टील शीट्स होता है, और स्टील सिरप्स होता है, और सबका यहाँ पे साइज वगैरह भी लिखे हुए हैं हम, ठीक है। अब देखिए कार्बन कंटेंट स्टील में बढ़ाते हैं, तो कार्बन कंटेंट का वैल्यू अगर आप स्टील में बढ़ाते हैं तो स्ट्रेंथ, चाहे वो कंप्रेसिव टेंसाइल जो भी स्ट्रेंथ है वो बढ़ेगा, डक्टिलिटी जो है वो कम होगा। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज इज स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी रिड्यूस होगा, सॉफ्टनेस भी रिड्यूस होगा, वेल्डेबिलिटी भी रिड्यूस होगा, जबकि यही इंक्रीज करेगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। कार्बन कंटेंट बढ़ाने पे यील्ड स्ट्रेंथ बढ़ता है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ हार्डनेस बढ़ता है, और डक्टिलिटी टफनेस कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्व हैविंग ऑर्डिनेट ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शन ड्यू टू यूनिट लोड एक्टिंग एट दैट पॉइंट इज नोन एज इन्फ्लुएंस लाइन। इन्फ्लुएंस लाइन में हम लोग करते क्या है, कोई भी अगर फोर्सेस है का फंक्शन है तो उसको हम लोग एक लाइन से डायग्राम से ड्रॉ करते हैं, उसका ऑर्डिनेट मिलता है और उससे वो रिएक्शन और मोमेंट का वैल्यू निकलता है। तो इन्फ्लुएंस लाइन इज ए प्लॉट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टिंग रिएक्शन और एक्सियल फोर्स और शियर और मूवमेंट जनरेटेड इन ए बीम और स्ट्रक्चर एज ए यूनिट लोड ट्रेवल्स अक्रॉस इट्स लेंथ। तो इन्फ्लुएंस लाइंस कैन बी जनरेटेड फॉर एनी ऑफ दीज एक्शंस, जैसा कि रिएक्शन के लिए हो गया, एक्सियल फोर्सेस के लिए हो गया, शियर के लिए हो गया, मूवमेंट के लिए होगा, किसी भी स्ट्रक्चर के लिए हम लोग इन्फ्लुएंस लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ILD represents a graph of a function like reaction, shear force, bending moment for various location of a unit load under the span to calculate the given quantity। इसका एप्लीकेशन कहाँ पे? इन द एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ ब्रिजेस में, इन द कंसेप्ट ऑफ पैटर्न लोडिंग में, और द एनालिसिस ऑफ वन वे कंटिन्यूअस स्लैब में भी हम लोग रोलिंग
इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम यूज करते हैं, ठीक है। शेडेड पोल जो इंडक्शन मोटर होता है, शेडेड पोल जो इंडक्शन मोटर होता है, इसका पुअर स्टार्टिंग टॉर्क होता है और लो पावर फैक्टर होता है, लो इफिशियंसी होता है, ठीक है। शेडेड पोल इंडक्शन मोटर, ठीक है। शेडेड पोल जो इंडक्शन मोटर होता है एक सेल्फ स्टार्टिंग सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है, जिसका कि जो एक पोल होता है वो कॉपर रिंग से बंधा हुआ रहता है, शेडेड रहता है। और कॉपर जो रिंग है उसको हम लोग शेडेड रिंग भी बोलते हैं। द कॉपर रिंग acts as a secondary winding of the motor. The shaded pole motor rotates only in a particular direction and the reverse movement of the motor is not possible. जैसे यहाँ पे देख सकते हैं शेडेड पोल इंडक्शन मोटर होता है, ठीक है। इस तरह का मोटर होता है, इसमें जो हम पहले ही बता दिए कि इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो कम होता है, लो पावर फैक्टर होता है और लो इफिशियंसी होता है, ठीक है। शेडेड पोल इंडक्शन मोटर इज डिजाइंड फॉर लो पावर रेटिंग। द पावर लॉसेस आर वेरी हाई इन शेडेड pole induction motor and the power factor of the motor is low. The starting torque induces in the induction motor is also very low. Because of the following reason, the motor has poor efficiency. Thus, their designs are kept small and the motor has low power ratings. तो ये भी चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब शेडेड पोल इंडक्शन मोटर में आपका स्टेटर होता है, रोटर होता है, ठीक है। शेडेड पोल इंडक्शन मोटर में Which code is used for design of a steel structure in general building construction? तो स्टील स्ट्रक्चर हम लोग IS 800 2007 यूज करते हैं, RCC में IS 456 यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है 3 फेज 50 हर्ट्ज ओवर है ट्रांसमिशन लाइन है, जहाँ R का वैल्यू दिया हुआ है, X का वैल्यू दिया हुआ है, Y का वैल्यू दिया हुआ है। डिटरमाइन द रिसीविंग इंड करंट निकालना है, ठीक है। रिसीविंग इंड करंट का वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, रिसीविंग इंड करंट का वैल्यू जो है हम लोग कैसे निकालेंगे, अगर आपको आंसर पता है तो जरूर से जरूर पहले आप आंसर दीजिए इसका, ठीक है। इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, जल्दी से जल्दी इसका आंसर बता दीजिए, तब हम इसका एक्सप्लेन करेंगे, तब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। शेडेड पोल इंडक्शन 3 फेज 50 हर्ट्ज ओवर ए ट्रांसमिशन लाइन्स दिया हुआ है। 50 क्वेश्चन बताएंगे, इसके बाद नहीं बताएंगे 50 क्वेश्चन के बाद, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, इसका कैसे निकालेंगे, देखिए जो VR निकलेगा, VR जो निकलेगा 132 किलो वोल्ट डिवाइडेड बाय √3, मतलब इसका जो वैल्यू आएगा 76.21 आएगा, वोल्ट आएगा, किलो वोल्ट आएगा। और जो IR होगा, करंट जो रिसीविंग करंट होता है वो आपका P/3 cos phi होता है, ठीक है। तो P का वैल्यू 75 × 10⁶ हो जाएगा और यहाँ पे 3 × VR का वैल्यू 76.21 × 10⁻³ किलो वोल्ट में आता है ये, ठीक है। इंटू 0.8 आ गया आपका cos phi का वैल्यू, पावर फैक्टर का वैल्यू 0.8, तो इससे आप IR का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। इससे आप IR का वैल्यू निकाल सकते हैं, इसका वैल्यू आपका 328 एम्पियर आ जाएगा, ठीक है। IR का जो वैल्यू आएगा 328 एम्पियर आ जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फील्ड एक्साइटेशन कंडीशन व्हाइल परफॉर्मिंग स्लिप टेस्ट ऑन एन अल्टरनेटर, ठीक है। तो स्लिप टेस्ट अगर आप करते हैं तो क्या होता है, तो देखिए स्लिप टेस्ट जो है एक नो लोड टेस्ट है, जो कि क्या डिटरमाइन करता है, डायरेक्ट एक्सिस एंड क्वाड्रेटल एक्सिस सिंक्रोनस रिएक्टेंस ऑफ ए साइलेंट पोल सिंक्रोनस मशीन, ये होता है। इन दिस टेस्ट स्मॉल वोल्टेज एट ए रेटेड फ्रीक्वेंसी इज अप्लाइड टू द 3 फेज स्टार्टर वाइंडिंग ऑफ ए सिंक्रोनस मशीन, उसमें हम लोग इसको करते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, यहाँ पे जो फील्ड होना चाहिए, जो फील्ड होना चाहिए ये शुड बी ओपन, फील्ड जो है वो ओपन होना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। यहाँ पे 1 से 50 क्वेश्चन तक कंप्लीट होता है। आई थिंक आपको ये पूरा जो है वीडियोस अच्छा लगा होगा। इसका PDF जो है ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड किया गया, आप वहाँ से जाकर फॉलो कर सकते हैं। आगे और भी हम जनरल इंजीनियरिंग से रिलेटेड बहुत सारा चीज़ कराने वाले हैं, पूरा का पूरा खत्म कराएंगे। आप चैनल से जुड़ रही है, चैनल पे फर्स्ट है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगता है जरूर से जरूर एक लाइक करिए।